गुड इवनिंग। तो जो कल क्लास हम लोग ले रहे थे, षडंग पढ़ा रहे थे, उसी के आगे आज हम लोग चलेंगे। तो आज जो पढ़ाएंगे उसमें आज है प्रमाण। मैंने कल आपको इससे पहले वाला पोर्शन बताया था, याद होगा आपको। ठीक है, रूप भेद। तो रूप भेद हो चुका है, अब आता है हम लोग प्रमाण देखते हैं। प्रमाण क्या होता है? किसी वस्तु किसी सॉरी वस्तु वस्तु का क्या है? वस्तु का वस्तु के रूप में संबंधित ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। ठीक है, वस्तु के रूप में संबंधित पूर्ण ज्ञान। प्रमाण क्या होता है? कोई वस्तु है और उस वस्तु का जो उसकी नापजोक है, वस्तु के रूप में जो नापजोक है उसका नापतौल, वस्तु के रूप में संबंधित नापतौल का पूर्ण ज्ञान। नापतौल का पूर्ण ज्ञान, ये होता है आपका प्रमाण। फिर ध्यान दीजिए, वस्तु के रूप में संबंधित नापतौल का पूर्ण ज्ञान, इसे कहते हैं क्या? प्रमाण। तो प्रमाण का उल्लेख, इसका उल्लेख चित्त लक्षण, चित्र सूत्र, मत्स्य पुराण। ठीक है, इसका उल्लेख चित्त लक्षण, चित्त सूत्र, मत्स्य पुराण और शुक्र नीति सार। और किसमें? शुक्र नीति सार। ध्यान रखिएगा, शुक्र नीति सार में उल्लेख हुआ है। फिर ध्यान दीजिएगा, चित्त लक्षण का उल्लेख, प्रमाण का उल्लेख चित्त लक्षण में, चित्त सूत्र में, मत्स्य पुराण में, शुक्र नीति सार में इसका उनको उल्लेख मिलता है। तो शुक्र नीति सार के जो लेखक हैं, जिन्होंने लिखा है, उसका नाम है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने क्या बताया है कि शुक्राचार्य के अनुसार, क्या लिखेंगे? शुक्राचार्य के अनुसार शुक्राचार्य के अनुसार पुरुष के 5 प्रकार बताए गए हैं। मैंने कहा शुक्राचार्य के अनुसार पुरुष के 5 प्रकार बताए गए हैं। ध्यान रखिएगा। नंबर एक नर। नर इसके अंतर्गत मानव आते हैं। क्या आता है? इसके अंतर्गत जो आता है वो मानव होते हैं। और साधारण मानव का 8 ताल होता है, लेकिन उत्तम मानव का 9 ताल है। ध्यान दीजिएगा, उत्तम मानव जो होता है 9 ताल का होता है, और सिंपल साधारण मानव जो होता है वो 8 ताल का बताया गया है। फिर ध्यान दीजिए, मैंने कहा कि शुक्राचार्य ने पुरुष के 5 प्रकार बताए गए हैं। 5 प्रकार में इन्होंने पहला नाम बताया नर। इसके अंतर्गत मानव आते हैं, और मानव जो साधारण मानव होता है वो 8 ताल होता है। किसके अनुसार? षडंग के अनुसार। लेकिन चित्रसूत के अनुसार मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, वो 7.5 ताल का होता है। ठीक है, जिस सूत्र में मैंने पीछे पढ़ाया था 7.5 ताल, यहाँ कितना है? साधारण मानव जो है 8 ताल, और उत्तम मानव जो है वो 9 ताल का माना गया है। जो हम समान मानव जो होता है, जिसकी मतलब एक समान मानव की हाइट बिल्कुल बराबर की हो, ना वो छोटा हो ना बहुत बड़ा हो,
ऐसे मानों के 9 ताल होते हैं। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जिसके अंतर्गत आता है वो आता है क्रूर। ठीक है, क्या आता है इसके अंदर, दूसरा क्या आता है, क्रूर। समझा? इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत जो आते हैं जैसे भयानक टाइप के लोग। अब भयानक में कौन कौन से आएंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत आने वाले भैरव कौन होंगे, अंतर्गत भैरव। ठीक है, वराह, हर ग्रीवा आते हैं। और इनका ताल कितना होता है, तो याद कर लीजिएगा, इनका जो ताल है वो है 12 ताल। कितना ताल है, दिख रहा है? हाँ, इनका ताल कितना है इन लोगों का, यानी जो जो क्रूर होते हैं, क्रूर का जो ताल होता है वो 12 ताल होता है। इसमें भैरव क्या है, भैरव जो है ये शिव के अवतार है। ये कौन है, भयानक रूप में आते हैं, ये शिव के अवतार हैं। क्लियर हो गया? ये किस में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ये शिव के अवतार में आते हैं। वराह क्या है, वराह वो होता है, ध्यान देना, वराह क्या है, वराह में जिसका सिर जो होता है वो सुअर का होता है और शरीर मानव का। यानी यह कह सकते हैं सिर सिर सुअर का और शरीर मानव का, ये होता है। हर ग्रीवा क्या होता है, ये भी एक अवतार माने जाते हैं। ये विष्णु के अवतार है, ये भी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। हर ग्रीवा, इनका सिर जो होता है वो घोड़े का होता है और शरीर जो होता है वो मानव का। यानी इसमें जो सिर होता है, इनका सिर जो होता है वो घोड़े का होता है, घोड़ा। तो इससे कहते हैं हर ग्रीवा, याद कर लीजिएगा, और शरीर मानव का। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि जो शुक्राचार्य ने क्रूर का बताया है, इसमें भैरव, वरा, हरगीवा, और क्रूर का मतलब होता है, क्रूर कहने अर्थात हम इसको कह सकते हैं भयानक। क्रूर का मतलब अर्थात भयानक। तो इस तरह से क्रूर का जो ताल होता है वो याद कर लीजिएगा, कितना ताल होता है, ये याद रखना है आपको। क्या आते हैं इसके अंतर्गत वो मैंने आपको बताया। तीसरा क्या है, तीसरा जो आता है आपका असुर आता है। मैं इसको मिटा देता हूं, डिलीट कर देता हूं। तीसरा है असुर। ठीक है, असुर माने होता है राक्षस। असुर माने क्या होता है, राक्षस। ध्यान दीजिएगा, असुर माने राक्षस है। नंबर 3 पे आएगा असुर। इसके अंतर्गत आते हैं असुर। असुर, असुर माने अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं राक्षस। राक्षस जो प्रवृत्ति का है वो इसमें आता है। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, इसके अंतर्गत राक्षस, इसके अंतर्गत रावण, इसके अंतर्गत कुंभकर्ण, कुंभकर्ण, ये आते हैं इसके अंतर्गत। फिर ध्यान दीजिए, असुर के अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से होंगे, रावण, कुंभकर्ण, राक्षस आदि आते हैं। और इनका ताल जो होता है वो याद कर लीजिएगा, इनका ताल होता है 16। असुर का कितना ताल होता है, 16 ताल। याद कर लीजिएगा, 16 ताल। क्वेश्चन उठते हैं, पूछे आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। असुर, ये कौन सा नंबर था, मैंने 3 बताया। ठीक है, चौथा कौन है आपका, वामन। वामन, वामन अर्थात कह सकते हैं बौना। ठीक है, बौना। तो इसके अंतर्गत कौन आते हैं, बौने आते हैं। सीधे सीधे मैंने बोल दिया, अर्थात वामन, वामन का अर्थ होता है बौना। इसके अंतर्गत कितने कौन आते हैं, वामन आते हैं। तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत वामन आते हैं। इसका ताल कितना होता है, तो इसका ताल वही होता है जो एक साधारण मानव होता है, यानी जो थोड़ी हाइट कम होती है। तो यहां पर और साधारण दोनों का 8 ताल होता है। ठीक है, वामन का अर्थ अर्थात बौना, जो बौना यानी ऐसा मानव जो बौना हो, वो 8 ताल के बराबर उसे माना जाता है।
कहीं कहीं 7 ताल थे लेकिन 8 ताल सही है। फिर पांचवा क्या है, पांचवा जो है वो आपका, वो है आपका बालक। और बालक किसके अंतर्गत आता है, कुमार। बालक क्या होता है, कुमार। कुमार, कुमार मतलब अर्थात कह सकते हैं इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत बालक आते हैं। अब देखिए बालक और बौनों की लगभग ताल बराबर ही मानते हैं कुछ लोग, लेकिन नहीं, बालक की जो ताल होती है वो 5 ताल। फिर सुनिए, पहला मैंने सबसे पहले जो बताया है उसका होता है साधारणतः के मतलब माने 9 ताल। 9 ताल के बाद फिर हमने बताया 12 ताल। 12 ताल के बाद 16 ताल। 16 ताल के बाद मैंने 8 ताल, और बालक मैंने बताया 5 ताल। तो ये शरण के अनुसार क्या होता है, इनकी लंबाई बताई गई है। तो शुक्राचार्य ने, ध्यान देना, एक सामान्य मानव यानी उत्तम कह सकते हैं, एक सामान्य मानव या उत्तम मानव के अनुसार प्रतिमा के 9 भाग किए गए हैं। इसके अनुसार शुक्राचार्य के अनुसार, ठीक है, ये षडंग के भी है, के अनुसार मानव के 9 भाग किए गए हैं, किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, कितने भाग किए गए हैं, 9 भाग किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुक्राचार्य के अनुसार मानव के जो 9 भाग किए गए हैं वो क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहला प्रथम भाग। प्रथम भाग, प्रथम भाग में क्या बताया गया है, ये एक हमने एक ऐसा मानव जो थोड़ा से, ठीक है, एक ऐसा मानव, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए यहां पर क्या है, सबसे पहले जो है ये माथा है उसका, माथे से लेकर ठुड्डी तक की, क्या लिखना है, माथे से लेकर के ठुड्डी तक की। ठुड्डी क्या ये है, माथे से लेकर ठुड्डी तक की। कौन सा भाग है, प्रथम भाग। तो याद रखिएगा, माथे से लेकर के, माथे यानी मत्थे से लेकर के, माथे से लेकर ठुड्डी, ठुड्डी, ठुड्डी तक, यानी पहला भाग जो होगा व्यक्ति के माथे से लेकर ठुड्डी तक का भाग। ये ऐसे समझिए, माथे से लेकर ठुड्डी तक की, जो उसकी ठुड्डी है, यहां तक के भाग। दूसरा भाग में क्या बताया गया है, दूसरा भाग, अब दूसरे भाग में इन्होंने क्या किया है कि गर्दन छोड़ दी है, ठीक है। ये कंधा, कंधा से लेकर छाती तक की, कंधे से लेकर के छाती तक की, ये तीसरा भाग है। तो ये दूसरा भाग है। तो कंधे से लेकर के, कंधे से लेकर के छाती तक की, ठीक। अब उसके बाद छाती से लेकर के नाभि तक की, तीसरा क्या आएगा, छाती से लेकर नाभ, ये इसकी नाभि है, ठीक है। तो छाती से लेकर के नाभि तक की जो भाग आएगा वो तीसरा भाग है। ये पहला, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा भाग। तो जो तीसरा भाग जो आएगा वो कहां से कहां तक होगा, याद कर लीजिएगा। तीसरा भाग जो होगा वो होगा आपकी छाती से लेकर कहां तक होगा, नाभि तक की होगा, नाभि तक की। क्लियर हो गया। उसके बाद चौथा भाग देखते हैं। तो चौथा भाग होगा नाभि से लेकर, चौथा भाग, चौथा भाग नाभि से लेकर कूल्हे तक, कूल्हे तक, ठीक है। अब ये नाभि से लेकर के यहां से, और ये आपका क्या है, ये कूल्हा, ये नाभि से लेकर के और कूल्हे तक की, ये आएगा चौथा भाग।
ध्यान देना, नाभि से लेकर कूल्हे तक की जो आएगा चौथा भाग आएगा। इसके बाद पांच, इसमें क्या है, पांचवा और छठा, यानी पांचवा और पांचवा एवं छठवां भाग, ये दो भाग एक ही में आएंगे। ये जो आएंगे ये कूल्हे से लेकर के और कूल्हे से लेकर के ये टखने तक की, जो जिसको घुटना कहते हैं, टखना नहीं, घुटना कहां कहेंगे, कूल्हे से लेकर के घुटने तक की, ये आएगा इसमें 5 और 6। 5 6 किसमें आएगा, ये आएगा पांचवा और छठा जो भाग आएगा, ये आपका क्या है, ये कूल्हा है। कूल्हे से लेकर तक की कहां तक आएगा, ये घुटना है आपका, मान लीजिए ये हमारा घुटना है, ये वाला हिस्सा, ये कहां तक की आएगा, घुटने तक की, घुटने तक की। अब इसके बाद सातवां और आठवां, 7 और 8, तो हम लिख सकते हैं 7 और 8, सातवां और आठवां भाग। सातवां और आठवां भाग आएगा घुटने से लेकर के टखने तक की, ये यहां तक की, लास्ट में यहां से लेकर के यहां तक की, ये कौन सा आएगा, 7 और 8। तो ये आएगा आपका घुटने से लेकर, ये लिखा है घुटने से, घुटने से लेकर के टखना तक की, टखना क्या लिख दें, तल तक की, नीचे बिल्कुल लास्ट तक की, क्या लिखेंगे, लास्ट तक की लिखेंगे, तल तक की, बिल्कुल पैर तक की, घुटने से लेकर के यानी यहां से लेकर के लास्ट तक पहुंच जाओगे, तल तक की। ये आपके आएंगे 8। अब बचता अभी 9 भाग, हमने तो आपको 9 बताया है। यहां पर कितने हो रहे हैं, यहां पे अभी 8 ही हो रहे हैं। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए, फिर मैं इसको रिपीट कर दूं। पहला भाग मैंने बताया जो माथे से लेकर ठुड्डी तक, ये मैंने माथा बता दिया, ये माथे से लेकर ये ठुड्डी तक की, ये माथा और ठुड्डी, 1 नंबर। फिर उसके बाद दूसरा भाग कंधे की छाती, बीच वाला हिस्सा छोड़ दिया हमने, ये कंधा, ये कंधे से लेकर के और छाती तक की, यानी यहां से लेकर के और यहां छाती तक की, वो कौन सा भाग लेंगे, वो दूसरा भाग लेंगे। फिर मैंने क्या बताया तीसरे भाग में, यानी छाती से लेकर के नाभि तक की, यानी यहां छाती से लेकर नाभि तक का कौन सा भाग आएगा, ये है नाभि का तीसरा भाग। फिर चौथे भाग में आएंगे नाभि से लेकर के ये कूल्हा जो होता है, बैक हिप जिसे कहते हैं, ये कूल्हे तक की आएगा, ये आपका चौथे हिस्से में। पांचवा कौन सा और छठा कौन सा, एक ही कर दिया गया है। पांचवा और छठा जो होगा वो कूल्हे से लेकर के आपके घुटने तक की, और सातवां और आठवां कर दिया गया है लास्ट तक की, यानी पैर के आखिरी सिरे तक की। तो नवा भाग कहां चला गया, आइए इसको देखते, नवा भाग कहां गया है, ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर हम बताते हैं नवा भाग। नवा भाग, नवा भाग यानी 9 नंबर, ये कहां है, तो इसमें जो चीजें छूट गई हैं, ये क्या है, ये बाल है। तो 1/4 भाग ले लिया है बाल, 1/4 भाग क्या लिया है, बाल, बाल आएगा ना, 1/4 भाग बाल यानी केश, सही है, केश ले लिया हमने। फिर क्या किया हमने, 1/4 भाग, यानी ये वाला 1/4 भाग हुआ 25%, और ये जो आपका ये गला है, गला 1/4 भाग हो गया। तो हमने क्या किया कि 1/4 भाग लिख दिया हमने, क्या लिख दिया हमने, गला, ठीक है, 1/4 भाग। अब क्या इसमें छूट रहा है, अब इसमें छूट रहा है 1/4 भाग जो है घुटने के टखना, ये घुटना आपका है, घुटने का टखना, घुटने का जो ऊपर का कटोरी होती है उसको टखना कहते हैं। तो उसको यानी 1/4 भाग गला और 1/4 भाग, ठीक है, घुटने का टखना लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको हम, उसको लिख सकते हैं घुटने की टोपी लिख सकते हैं, टखना लिख सकते हैं। तो घुटने की टोपी, या इसको लिख सकते हैं टखना। 1/4 भाग अभी और बचा है,
वो क्या है, 1/4 जो है वो है आपका पैर का टखना। ये तो टोपी होती है, यानी ये वाली टखना शब्द इसमें नहीं आएगा, इसमें केवल टोपी आएगी, घुटने की टोपी, जो ऊपर वाली जो पैर की जो कोहनी होती है, ये वाला हिस्सा पैर का, यानी जिसे मोड़ते जहां से, ये वाला हिस्सा घुटने का, तो ये कहलाएगी टोपी। और 1/4 भाग जो होगी वो क्या होगा, तो वो होगा आपका पैर का टखना। पैर का टखना, टखना जो एड़ी निकली होती है उसको टखना कहेंगे। तो अब इसको 1/4 1/4 1/4 1/4 हमने क्या किया, सबको मैं जोड़ दे रहा हूं। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, इन एक बार देख ली, केश पहले में, केश, गला, केश तो ये हो गया, गला हो गया, ये आपकी घुटने की टोपी हो गई जो यहां पर होती है घुटने की, और पैर का टखना जो लास्ट में होता है टखना, वो होते हैं पैर का टखना। तो ये 1/4 के 4 भाग हैं। देखिए अब हम क्या किया, हमने 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सबको जोड़ दीजिए, तो नीचे इसका जो है एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको से भाग करते हैं, जो आता है उसे गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4/4, और जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यानी 9वां भाग। फाइनल रूप से 4 हिस्सों बढ़ता है, लेकिन वो 1 भाग होता है। समझ आया? तो याद कर लीजिएगा कौन कौन सा हिस्सा जो है 1/4 भाग में है। 1/4 भाग जो हो गया आपका केश हो गया, 1/4 भाग आपका गला हो गया, 1/4 भाग ये टखना यानी सॉरी टोपी हो गई घुटने की, और 1/4 भाग है वो टखना। ये 4 1 ये 4 चीजें मिला करके 1 भाग बनता है। इसीलिए 9वें भाग में 1/4 के 4 रूप है जिनका 1 भाग बनता है। तो ये एक उत्तम मानव के बारे में बताएगी कि उसको कितना कितना उसका एरिया, यानी कितने कितने जो है उसके एरिया में बटा होगा, वो कितने ताल होंगे, मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। अब आइए हम लोग कहते हैं भाव। अब क्या है भाव, भाव क्या होता है, भाव उसे कहते हैं जो आकृति की भाव भंगिमा, क्या कहते हैं इसको, रूप की या आकृति की भाव भंगिमा। किसी इंसान की उसकी भाव भंगिमा बता देती है कि यह इंसान है कैसा। किसी इंसान की भाव भंगिमा बता देती है कि इंसान अच्छा है या बुरा है, वो उसकी भाव भंगिमा बता देते हैं। तो ये होता है, कुछ लोग पहचान भी जाते हैं, तो इसलिए मतलब होता है आकृति की भाव भंगिमा कहते हैं। समझ में आ रहा है? आकृति की जहां भाव होता है, यानी जहां रस होगा वहां भाव होगा, जहां भाव होगा वहां रस होगा। ठीक है, रस से भाव उत्पन्न होता है, रस से भाव उत्पन्न होता है, और इसका अर्थ होता है आनंद। क्या होता है, रस का अर्थ होता है आनंद। याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, रस का अर्थ क्या है, आनंद प्रदान करना। ठीक है, आनंद प्रदान करना। किसी व्यक्ति के अंदर जैसा रस होगा वैसा उसके अंदर भाव आएगा। वो अगर कहते नहीं है कि ये व्यक्ति अच्छा है तो उसके अंदर वैसा भाव है, उसकी भाव भंगिमा भी वैसी होने लगती है। तो ये समझ में आ गया होगा कि रस के द्वारा ही भाव उत्पन्न होता है। अब जैसे भरत मुनि ने कितने रस का उल्लेख किया है, भरत मुनि ने 8 रस का उल्लेख किया गया है ना। भरत मुनि ने कुल 49 भावों का उल्लेख किया है। कितने भाव का, 49 भाव का उल्लेख किया अपनी भरत मुनि ने। इसमें नाट्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में इन्होंने 49 भावों का उल्लेख किया है, वो अभी बाद बताएंगे। लेकिन भरत मुनि ने कितने रस बताए हैं, तो इसमें 8 रस। ठीक है, और 8 रस के 8 भाव। ठीक, चित्रसूत क्या कहता है, चित्रसूत कहता है कि 9 रस होते हैं। चित्रसूत क्या कहता है, 9 रस होते हैं, तो कितने भाव होंगे, 9 भाव होंगे। सम्रांगण सूत्रधार क्या कहता है, सम्रांगण सूत्रधार कहता है कि कितने रस होते हैं, 11 रस होते हैं, और 11 रस होंगे तो 11 भाव भी होंगे। एक बात किसने अलग अलग, मैं पीछे पढ़ा चुका आप लोग को,
कि 8 रस में 8 भाव, ये सब आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि कौन कितने भाव होते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि भरत मुनि ने 8 रस में केवल 8 ही भाव बताया है। ठीक है, 8 रस में 8 ही मूल 8 ही भाव बताया है, 8 भाव होते हैं। इसके अलावा ये जो 8 भाव हैं ये होते हैं, एक होते हैं 8 भाव स्थायी, ठीक है, 8 भाव होते हैं सात्विक, मैं बता चुका हूं आपको, और 33 भाव होते हैं आपके संचारी। ठीक है, टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 भाव। लेकिन मूल 8 ही होते हैं, 8 रस के 8 ही भाव होते हैं। 8 भाव स्थायी होते हैं, 8 सात्विक, और 33 भाव कैसे होते हैं, संचारी। कुल कितने हो गए हैं, 49। कुल कितने हैं भाव मिलते हैं हमको भरत मुनि के नाशात में, मिलते हैं कितने, 49। लेकिन वास्तविक कितने होते हैं, 8। ठीक है, जो स्थायी होते हैं। तो इस तरह से हमें इसमें जो भाव मिलते हैं वो मैंने आपको बताया कौन कौन से होते हैं भाव। अब इसके बाद जहां भाव होए तो वहां पर विभाव भी होता है। ये हो गया, जहां पर भाव होता है वहां इसके अतिरिक्त विभाव भी होता है। ठीक है, विभाव, भाव के अतिरिक्त विभाव। विभाव क्या होता है, विभाव का मतलब होता है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य बोलते नहीं, ऐश्वर्य, शान शौकत। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है, शान शौकत कह सकते हैं। तो विभाव जो होते हैं इनकी संख्या होती है 2। विभाव की संख्या कौन कितनी होती है, यानी भाव में विभाव का भी उल्लेख किया, और विभाव में संख्या कितनी होती है, 2। एक संख्या होती है, एक होती है आपका उद्दीपन, और एक होता है आलंबन। एक होता है आलंबन और दूसरा होता है आपका उद्दीपन। कितने विभाव होते हैं, 2 विभाव होते हैं, ध्यान लिख लीजिए। 2 विभाव, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो आलंबन का मतलब होता है सहारा देना, यानी किसी को आपस में चिपका लेना, आलंबन करना, गले लगना। तो यहां आलंबन का मतलब है यहां पर सहारा। और उद्दीपन का मतलब है उत्तेजित होना। क्या होना है इसका मतलब, उत्तेजित, इसका अर्थ होता है। तो आलंबन और उद्दीपन ये किसमें आते हैं, भाव में आते हैं, विभाव में आते हैं। ये दोनों किसमें आते हैं, ये दोनों विभाव के अंतर्गत आते हैं। विभाव क्या होता है, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी शान शौकत है। ये ऐश्वर्य का मतलब होता है शान शौकत, शान शौकत, ये होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विभाव की संख्या कितनी होती है, विभाव की संख्या होती है 2। इसके बाद क्या आता है, अनुभव। विभाव के बाद आता है क्या, अनुभव। तो देख लेते हैं अनुभव क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है अनुभव। ठीक है, इसके भाव, एक भाव हो गया, भाव के बाद विभाव हो गया, विभाव के बाद आएगा अनुभव। और विभाव की संख्या कितनी है, 2 है। अनुभव की संख्या कितनी है, 3 है। ध्यान दीजिए, कितनी संख्या है इसकी, इसकी 3 है। तो जो अनुभव होता है उसका मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। याद कर लीजिएगा, इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब प्रत्यक्ष ज्ञान कितने हैं, 3 है, 1 2 3। कौन कौन से, जरा इसको नोट कर लें। तो इनमें से जो तीनों हैं, एक का नाम है कायिक मानसिक सात्विक, एक का नाम है कायिक सात्विक मानसिक। ठीक, ये 3 अनुभव है, नोट कर ले इसको, कायिक मानसिक, या भी शब्द कर सकते, सात्विक मानसिक, ये होते हैं हमारे भाव, ये सॉरी अनुभव। तो क्लियर हो गया, अनुभव क्या होता है, विभाव क्या होता है, भाव क्या होता है, मैंने क्लियर कर दिया। कितनी संख्या होती है, यही क्वेश्चन पूछेंगे। अब इसके बाद इसी में ही भाव में जो नेत्र, ध्यान देना, जो नेत्र, जो भाव मन के द्वारा जो भाव नेत्रों द्वारा रूप को देखते हैं, जो भाव मन के द्वारा, नेत्रों के द्वारा, जो भाव नेत्रों के द्वारा आकृति या रूप कह सकते हैं, आकृति को
देखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकट भाव। क्या कहते हैं उसको? उससे प्रकट भाव। ध्यान देना, उसे प्रकट भाव कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, जो भाव मन के द्वारा, मन के द्वारा देखते हैं उसे प्रच्छन्न भाव कहते हैं। नोट कर लें, उसे क्या कहते हैं? उसे जो भाव मन के द्वारा देखते हैं उससे प्रसन्न भाव कहते हैं। जो नेत्रों द्वारा दिख रहा है? बोले भाई। जी सर, दिख रहा है। ठीक, बोल दिया भाई, हमको लगा कि नहीं कंफ्यूज जाते हैं। लावन योजना क्या होता है? लावन का मतलब होता है सुंदरता, सौंदर्य, सुंदरता। क्या होता है? सौंदर्य या सुंदरता। ध्यान रखिएगा, लावन का मतलब होता है यानी सुंदरता या सौंदर्य, यानी आकृतियों में जो सौंदर्य होता है। आप लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, आकृतियों में जो सौंदर्य होता है वही लावन के साथ मिलकर ध्यान रखिएगा, मैंने क्या कहा? लावन के साथ मिलकर सौंदर्य होता है, वही लावन के साथ, वही लावन के साथ मिलकर भाव को प्रकट करता है। क्लियर हो गया? लावन होता सुंदरता, यानी किसी चित्र में सौंदर्य लाने के लिए उसको लावन कहते हैं। ध्यान देना, उसे क्या कहते हैं? लावन कहते हैं। जैसे, यानी इसमें क्वालिटी लाने के लिए, जैसे रूप गोस्वामी ने, ध्यान देना, रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक उज्ज्वल में उल्लेख किया। पुस्तक का क्या नाम था? ध्यान देना, उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में लावन का उल्लेख किया है। कैसे उल्लेख किया? उन्होंने ये कहा है कि जब जैसे कोई व्यक्ति खीर बनाए, खीर में क्या है कि उसमें दूध, चावल, चीनी डाल करके बनाया गया, खीर तो बन गई, लेकिन उसमें वो बात नहीं है, कोई ऐसी चीज छूट गई है जो लावन नहीं, वो है आपकी जैसे काली, जैसे आपकी छोटी इलायची। वो छोटी इलायची की जो उसकी खुशबू है वो लावन का काम करेगी। तो बस ऐसे समझिए, कोई चित्र है, उस चित्र में जब तक कि वो भाव हम नहीं डालेंगे उसके अंदर हमें सुंदरता यानी लावन नहीं दिखेगा। तो लावन का मतलब होता है सुंदर या सौंदर्य या सुंदरता। बस यही क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसका उल्लेख किसने किया है लावन के बारे में? रूप गोस्वामी ने, याद कर लीजिएगा, रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक उज्ज्वल, ठीक है, उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि में लावन योजना का उल्लेख किया। इसको नोट कर लें भाई, सही आएगा। लावन का मतलब तो सुंदरता, सौंदर्यपन को दर्शित करना। तो ये हो गया आपका लावन। अब लावन के बाद आता है आपका सादृश्य, है ना? इसके बाद क्या है? सादृश्य। देख लेते क्या है सादृश्य। ठीक, क्या है सादृश्य? सादृश्य का मतलब होता है
रूप का प्रतिरूप, रूप का प्रतिरूप, अर्थात कह सकते हैं हूबहू, हू हू बा हू, यानी सेम टू सेम, जैसे प्रतिबिंब में दिखता है वैसे उस तरह से सादृश्य मतलब होता है रूप का प्रतिरूप कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है ये सादृश्य। ठीक है, सादृश्य क्या होता है, रूप का प्रतिरूप। एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा, जो स्वभाव के अनुसार, जो स्वभाव के अनुसार, जो स्वभाव के अनुसार, अनुसार क्या है, सादृश्य चित्र बनता हो, सादृश्य, सादृश्य चित्र बनता हो, कैसा सादृश्य चित्र बनता हो, उसे भावगम, क्या बोलते हैं तो, उसे कहते हैं भावगम सादृश्य कहते हैं, उसे भावगम में सादृश्य कहते हैं। यानी ऐसा चित्र जो हमारे स्वभाव के अनुसार बने उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं भावगम सादृश्य कहते हैं। तो यार आप लोग को थोड़ा सा टिपिकल है, इसीलिए फुटकर में इसको बता रहे हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत होती है लोगों को। मैंने कहा स्वभाव के, वैसे क्वेश्चन तो एक ही बन जाता, सादृश्य का होता है हूबहू, बस क्वेश्चन बन गया, वही है रूप का प्रतिरूप। लेकिन मैं थोड़ा अंदर तक बता दे रहा हूं आपको, जो स्वभाव के अनुसार सादृश्य बनता है उसे भावगम सादृश्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भावगम सादृश्य कहते हैं। और साहित्य में इसे क्या कहते हैं, ठीक है, साहित्य में, साहित्य में इसे मूलक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मूलक अलंकार कहते हैं, याद कर लीजिएगा, मूलक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूलक अलंकार कहते हैं। सतवती अपने स्पीकर बंद करिए, सतवती स्पीकर ऑफ करो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको, मूलक अलंकार कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, अनुसार जो शरीर की जो बनावट होती है वो किसके अनुसार होनी चाहिए। ठीक है, इसमें विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार शरीर की बनावट, शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं शरीर की बनावट कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुष की भौवें, इसकी पुरुष की भौवें, मैं लिख देता हूं नंबर 1, पुरुष की भौवें, भौहें किस तरह होना चाहिए, नीम की पत्ती के समान, नीम की पत्ती होती है ना, नीम की पत्ती के समान। ठीक, जो नीम की पत्ती जो भव्य होती है ये वाली, वो नीम की पत्ती के समान होनी चाहिए, किसकी, पुरुष की भौवें। महिलाओं की, स्त्री की भौवें कैसी होनी चाहिए, ठीक है, इनकी होनी चाहिए, महिला यानी स्त्री लिख देते हैं, स्त्री की भौहें धनुष के आकार के समान, धनुष के आकार के समान होनी चाहिए। किसके समान, धनुष, जो धनुष पकड़ते हैं उस तरह से होना चाहिए, धनुष के आकार के समान। नेक्स्ट, इसके बाद पुरुष की कमर कैसी होनी चाहिए, पुरुष की कमर, पुरुष की जो कमर है वो सिंह, किस तरह होती है, सिंह की कमर किस तरह होती है, पुरुष की जो होना चाहिए वो सिंह की कमर के समान, सिंह की, जैसे सिंह की पतली कमर होती है, सिंह की कमर के समान, समान। उसके बाद स्त्री की कमर, स्त्री की कमर डमरू के समान होनी चाहिए,
जैसे डमरू होता है, बजाते हुए डमरू वाला किस तरह होना चाहिए? डमरू के समान, डमरू के समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डमरू के समान उसकी कमर होनी चाहिए। ये इसमें है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार कहा गया है। नेक्स्ट आगे ध्यान दें, मनुष्य के कान, मनुष्य मनुष्य मतलब पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगी। मनुष्य, मनुष्य के कान जिसमें पुरुष और महिला दोनों आ जाएंगे। ये किस तरह होना चाहिए? गिद्ध की आकृति के समान। गिद्ध जो होता है पक्षी, गिद्ध की आकृति के समान। ये मनुष्य मतलब पुरुष और महिला दोनों आगे इसमें है, ठीक है। इसके बाद योगी, योगी मतलब जो योगी होता है, योगी के कान किस तरह होना चाहिए? योगी के जो कान हैं वो ओम के समान, जैसे ओम लिखते हैं ना, ओम के समान। तो ध्यान रखिएगा, योगी के जो कान हैं वो ओम के समान, ओम के समान, जैसे ओम लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ऐसे लिखते हो ओम, है ना, बनाते हैं, तो वो ओम के समान होना चाहिए। ये योगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, आगे आगे है, आगे क्या है? चंचल मुख। चंचल मुख कैसा होना चाहिए? चंचल मुख, चंचल मुख जो होता है वो किसके अनुकार होना चाहिए? तो पान की आकृति के समान, पान की, जैसे पान होते हैं, पान की आकृति के समान। कौन से हैं? चंचल मुख। अब आइए चंचल नेत्र देख लेते हैं। चंचल मुख है तो चंचल नेत्र, चंचल नेत्र मछली के समान, जैसे मछली होती है, मछली की आकृति के समान। चंचल नेत्र कैसे? मछली की आकृति के समान। विलासी नेत्र, जो विलासी होते हैं, विलासी नेत्र। परवल की फांक, जैसे परवल होता ना, परवल की फांक के समान। परवल को अगर हम काट देंगे तो काटने में, जैसे बीच से काटे फिर उसको एक और सा काट दें, तो कैसे होना चाहिए? विलासी नेत्र जो है परवल की फांक के समान होते हैं, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं पलक। पलक कैसी होनी चाहिए? पलक जो होती है, पलक जो होती है कमल की पंखुड़ी के समान। किसके समान? कमल की पंखुड़ी के समान। पलक जो होता है वो कमल की पंखुड़ी के समान होना चाहिए। ठुड्डी, ये जो ठुड्डी होती है, ठुड्डी आम की गुठली के समान। ठुड्डी आम की गुठली जैसी होती है, गुठली आम की गुठली के समान। यानी जो ठुड्डी होती है इंसान की, व्यक्ति की, वो कैसी होनी चाहिए? आम की गुठली के समान होनी चाहिए। पुरुष के कंधे, पुरुष पुरुष के कंधे गज मस्तक के हाथी के समान। गज मस्तक, मस्तक क्या होता है? हाथी। तो गज मस्तक के समान, जो हाथी का गज होता है मस्तक, उसके समान। यानी जब वो सूंड वाला हिस्सा सर झुकाता है उसके समान होनी चाहिए। ये किसके है? गज मस्तक के समान। और इसके बाद पुरुष की जंघाएं, पुरुष की जंघाएं, पैर, यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा जंघा जो होती है, जंघाएं हाथी के नत मस्तक, गज मस्तक है, हाथी के सूंड के समान, हाथी के सूंड के समान। ये हो गया। एक बार फिर से देख लेते हम लोग, ठीक है। चंचल मुख पान की आकृति के समान, चंचल नेत्र मछली के समान,
विलासी नेत्र परवल की फांक के समान, पलक कमल की पंखुड़ी के समान, ठुड्डी आम की गुठली के समान, पुरुष के कंधे गजमस्तक के समान और पुरुष की जंघाएं हाथी की सूंड के समान होनी चाहिए। और जो उंगलियां होती हैं वो मटर या सेम के समान होनी चाहिए। उंगलियां वो लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं, उंगली जगह नहीं है। उंगलियां जो होती हैं यानी किसकी उंगलियां, उंगलियां जो होती हैं वो मटर या सेम की फली के समान होनी चाहिए। चलिए ये हो गया। लास्ट अब हम लोग देखते हैं वलिका भंग। क्या है लास्ट? वलिका भंग। वलिका भंग लास्ट है। वलिका भंग क्या होता है? इसके अंदर होती जाती है चित्र रचना की सामग्री। मूल क्या है? चित्र रचना की सामग्री, ये आता है। अब सामग्री में क्या आएगा? जैसे रंग, तूलिका, ठीक है, तूलिका, कपड़ा, कागज, कुछ भी है, यानी चित्र रचना की सामग्री। याद रखिएगा, चित्र रचना की सामग्री, एक रंग, तूलिका, कपड़ा, कागज, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वो वलिका भंग के अंतर्गत ही आएगा। और वलिका भंग का उल्लेख नाट्यशास्त्र और चित्रसूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। इसका उल्लेख नाट्यशास्त्र और चित्रसूत्र में, चित्रसूत्र में इसका उल्लेख हुआ है। तो ये आपका हो गया, मैंने आपको बताया क्या, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं कि क्या हो गया। अब आइए हम लोग 10 मिनट में हम लोग केवल चर्चा ही करेंगे कि 10 से 5-10 मिनट के बीच में कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। कल तो मैंने बता दिया था। आगे वाला हिस्सा बताते जहां से आज मैंने शुरू किया। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण होता है किसी वस्तु की नाप तौल। जब कोई वस्तु लेंगे कि हमें कितनी बराबर बनानी है, पता चला कि जो है आपको मानव बनाना है तो मानव को तुम राक्षस बना दिए, राक्षस को बनाना है तो पता तुम मानव, राक्षस बना तो तुमने मानव बना दिया है, पुरुष बनाना तो पता महिला बना दी, राजा को बड़े बड़े बाल दिखाने तो पता वो महिला के रूप में दे दिया। नहीं, वो नाप तौल होनी चाहिए। तो नाप तौल आपके बिल्कुल सही होनी चाहिए कि अगर कोई वस्तु ले रहे हैं तो उस वस्तु का नाप तौल का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इसका उल्लेख मैंने अभी आपको बताया था कि इसका उल्लेख हमको कहां कहां मिलता है? चित्रसूत्र मिलता है, चित्र लक्षण मिलता है, मैंने पीछे लिखा है आपको, देख सकते हैं आप। चित्र लक्षण मिलता है, चित्रसूत्र मिलता है और शुक्र नीति सार मिलता है। शुक्र नीति सार के आधार पर मैंने आपको बताया था कि प्रमाण के आधार पे कौन सी चीज जो है यानी मानव की जो शरीर की जो बनावट है वो कितने कितने हिस्सों में कहां कहां से वो कितना होना चाहिए, यानी मतलब बनावट मतलब कितनी कहां से कितने ताल होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या जोड़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग माथे से ठुड्डी तक एक भाग, कंधे से लेकर के छाती तक दूसरा भाग, छाती से लेकर कंधे नाभि तक, नाभि से लेकर कूल्हे तक की, कूल्हे से लेकर घुटने तक की, बताए ना, घुटने तक की 2 भाग, और फिर नीचे घुटने से लेकर के नीचे तल तक की 2 भाग, यानी कुल 8 भाग हो गए। और लास्ट में एक भाग हमने आपको बताया था नवा भाग। जो नवा भाग है वो 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 भाग बनाया गया, यानी अगर उसको हम जोड़ कर कराएंगे तो एक भाग बन जाएगा। 1/4 केस हो गया, 1/4 भाग गला हो गया, 1/4 भाग जो है घुटने की टोपी हो गई, 1/4 भाग जो है वो पैर का टखना हो गया। ये 9वें भाग में आता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि प्रमाण क्या। प्रमाण के बाद मैंने फिर आपको बताया है कि रूप भेदा प्रमाणानी, इसके बाद भाव। भाव क्या होता है? यानी जहां रस होता है वहां भाव होता है, और जहां रस भाव होता है वहां आनंद होता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताया है कि भाव हमारे, जो हमारी भाव भंगिमा होती है, जैसी मेरी हम जैसे व्यक्ति की भाव भंगिमा होती है उसको वैसे ही होता है, बताता है। नाट्यशास्त्र में 49 भाव का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल जो है रस के आधार पर वो 8 ही भाव होते हैं। फिर मैंने अनुभव यानी विभाव 2 बताए, अनुभव 3 बताए हैं। ये आपको रटना है, याद करना है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं नीचे, उसके बाद आते हैं हम लोग सादृश्य। तो सादृश्य का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु है तो किस तरह से, विष्णु पुराण कहता है कि ये सादृश्य मतलब हूबहू इस तरह होनी चाहिए। हूबहू मतलब रूप का प्रतिरूप। अब कैसे होनी चाहिए? विष्णु पुराण के शरीर की बनावट कैसे होनी चाहिए? या तो मतलब ये नहीं कि बहुत मोटा हो, तो मतलब उसका शरीर बिल्कुल फिट हो। तो फिट होने के लिए
उन्होंने बताया है कि किसके समान क्या होनी चाहिए, वो आपको याद करना पड़ेगा। पुरुष की बताया हमने, महिला की बताया, ये चीजें आपको याद करनी है। उसके बाद हम लोग आते हैं किसमें, लास्ट आता है आपका वणिका भंग। वणिका भंग में जितनी भी चित्र की सामग्री होती है वो सब इसी के अंतर्गत रखी जाती है। ठीक है, सामग्री मतलब रंग लेने से, कपड़ा लेने, तुलिका लेने, ब्रश लेने, कुछ भी हो सकते हैं, सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये हो गया। थोड़ा से आजकल क्या है कि लखीमपुर के कई स्टूडेंट्स हैं जो क्लास नहीं देख पा रहे हैं, जिनकी नेट की प्रॉब्लम चल रही, देख रहे संख्या कम इसीलिए है। तो जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर, फोन तो करते हैं कि सर अब कैसे, नेट चल ही नहीं रहा, नेट तो बंद पड़ा है। तो कल क्लास अभी रहेगी और उसके बाद फिर परसों बताएंगे क्लास रहेगी, क्योंकि सबका काफी जो है नुकसान भी हो रहा है। तो खैर क्लास रेगुलर भी रख रहे हैं। तो कल मैं आप लोग को जो है कुछ नई चीज पढ़ाऊंगा, जैसे सामंजस्य है, संतुलन है, पुनरावृत्ति है, प्रभाविता है। ये छोटी छोटी जो है, ये एक फैक्ट के चार टाइप है, क्वेश्चन पूछा गया था। उदासीन है, संतुलन है, ये सब चीजें पूछेंगे कल, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, बाकी हम लोग कल मिलते हैं। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद। किसी को पूछना है पूछ सकता है। गुड नाइट सर। सत्यवती नाइट क्या सर। कहना बताइए। गुड नाइट। गुड शालिनी नाइट। गुड नाइट। ठीक है, सीपी सिंह गुड नाइट। विकास, आनंद, सुमन, और कौन है, प्राची है, तनुजा है। चलिए, सबको गुड नाइट, बाकी हम लोग कल